गुड इवनिंग बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सीडीएस 2019 के सारे सवाल करेंगे। सीडीएस पेपर में 2019 ये जो सेकंड पेपर हुआ था उसके सारे सवाल करेंगे। और ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका सिमिलरिटी लगेगा, जिसमें आपको पाइथागोरस लगेगा, जिसमें आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल लगेंगे, ये सारे के सारे सवाल हम लोग करेंगे। सर्कल मैंने छोड़ दिया है, सर्कल पढ़ने के बाद वो सारे के सारे सवाल हम लोग एक साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि अगर त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है तो भैया कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द ट्रायंगल, इट हैज नो ऑर्थो सेंटर। अगर कोई हमारे पास में ट्रायंगल है, त्रिभुज में है, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है भैया लंब केंद्र। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई एक त्रिभुज है इस तरीके से, तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर मिलता है, कैसे मिलता है, ये जो एक हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा एक वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालो। और ये जो तीनों के तीनों एल्टीट्यूड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं शीर्षलंब। जहां पे भी कट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर रहता है वो कहां पर रहता है, इनसाइड पर रहता है। अगर हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कहने का मतलब ये क्या है, समकोण है। भैया एक वर्टेक्स हमारा ये हो गया, एक वर्टेक्स हमारा ये हो गया, एक वर्टेक्स हमारा ये हो गया। इस वाले वर्टेक्स से इस वाली भुजा पर लंब डाला है तो भैया यही तो लंब है, ऑलरेडी दे रखा है। इस वाले वर्टेक्स से इस वाली भुजा पर लंब डालना है, ऑलरेडी ये दे चुका है, कितना है यहां पर। इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स पे लंब डालना है, ये हो गया भैया। और ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड है और ये एक एल्टीट्यूड है। तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ये है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, यही हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर भी होता है। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं। तो ये त्रिभुज की इस भुजा पर भी है, त्रिभुज की इस भुजा पर भी है, त्रिभुज के शीर्ष पर भी है और त्रिभुज पर भी है। तीनों बातें बोल सकते हैं, त्रिभुज की भुजा पर है, त्रिभुज के शीर्ष पर है और त्रिभुज पर है, तीनों बातें बोल सकते हैं। इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द ट्रायंगल, त्रिभुज पर है भाई, त्रिभुज की भुजा पर है तो कह सकते हैं त्रिभुज पर है। एक होगा त्रिभुज के अंदर, एक होगा त्रिभुज के बाहर और एक होगा कहां पर, त्रिभुज पे। तो भैया जो ऑर्थो सेंटर है समकोण त्रिभुज का वो कहां पर रहता है, त्रिभुज पर रहता है। अगर हम लोग अधिक कोण बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, तो भैया अगर ये वर्टेक्स है तो यहां पे एल्टीट्यूड डालोगे इस तरीके से, ये वाला कैसे आएगा, इसको आप आगे बढ़ा दोगे, इसको यहां पे ऐसे, और इस तरीके से अगर आपको इस पे डालना है तो सॉरी, ये वाले वर्टेक्स से इस वाले साइड पे लंब डालना है तो इसको आगे बढ़ा देंगे और यहां से इस पे लंब डाल देंगे। ये बढ़ाएंगे तो यहां पे आके कट करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर हमारा बाहर होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर का है, इसका ऑर्थो सेंटर बाहर है। एक्यूट एंगल का अंदर है, राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे है और ऑब्ट्यूस एंगल का भाई हमारा कहां पर है, बाहर है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। उम्मीद है कि सभी को यह बात क्लियर हो गई होगी ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। लेट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC मीट BC इन X। कह रहा है कि भाई कोई हमारा ट्रायंगल है ABC, इस तरीके से है हमारा ABC, यह है A, यह है B, यह है C। कह रहा है BAC का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस वाले कोण को इस तरीके से बांट देता है। मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मान लो ये कोण है अल्फा और ये कोण है आपका बीटा, इस तरीके से बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमसे पूछ रहा है भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहां पर कट रहा है, BC एट X, ये है भैया पॉइंट X। कह रहा है AB BX से छोटा होगा। हमको किसके और किसके बीच में तुलना करनी है, AB और BX के बीच में। कह रहा है AB भैया BX के बराबर होगा और कह रहा है AX CX के बराबर होगा।
AX CX के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं भाई, AX CX के बराबर नहीं होगा। ये तो तब बराबर होगा ना जब ये और ये कोण बराबर हो। लेकिन भैया अगर ये हमारा कोई भी रैंडम त्रिभुज है तो हम कहेंगे कि भैया ये बराबर नहीं हो सकते। इवन तो अगर हम इसे समबाहु त्रिभुज ले लें तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 60 के सामने की भुजा ये, 30 के सामने की भुजा ये आपस में बराबर नहीं होंगे, तो भाई ये नहीं होगा। अब आपको AB और BX में देखना है कि भैया कौन बड़ा है। भाई कोई ना कोई एक बड़ा होगा, कोई ना कोई एक छोटा होगा। कैसे निकालेंगे? देखो, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, इस तरीके से मैं कहता हूं कि भाई एक एंगल आपका 50 है, एक एंगल आपका 60 है और एक एंगल आपका क्या है 70 है। मैं कहता हूं कि भैया 50 के सामने A है, 60 के सामने B है और 70 के सामने क्या है C है। अगर मुझे यह बताना हो कि ABC में क्या रिलेशन है, तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि अगर किसी एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो अगर उस त्रिभुज में अगर कोण बड़ा है तो कोण के सामने की जो भुजा होती है वो भी क्या होती है? बड़ी होती है। अगर कोण हमारा छोटा है तो उसके सामने की भुजा क्या होती है? छोटी होती है। इस त्रिभुज में सबसे छोटा कोण कौन सा है? ये है। तो भैया इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इससे बड़ा कोण है ये और इसके सामने की भुजा B है, तो B और A में कौन बड़ा हो जाएगा? भाई ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, 60 डिग्री के सामने B है और 50 डिग्री के सामने है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी और 50 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। 60 और 70 में देखेंगे तो 60 के सामने ये, 70 के सामने ये। 70 कोण है तो कोण बड़ा तो भुजा बड़ी, कोण छोटा तो भुजा छोटी, तो भैया C इससे बड़ा हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको तीनों कोण मालूम है कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर दो कोण मालूम है तो जो बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी, जो छोटा है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? छोटी। अगर हम लोग बात करें तो भैया AB, ये है हमारा AB, ये किस कोण के सामने है? इस वाले कोण के सामने है। और किसकी बात करें? BX किस कोण के सामने है? इस वाले कोण के सामने है। अगर इस कोण की बात करें तो भैया ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। भाई इस कोण है किस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज में इस भुजा को आगे बढ़ाई गई तो ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सामने के दो कोणों के बराबर होता है, ये थीटा ये बीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस बीटा। अब देखो, अगर ये कोण थीटा है और ये थीटा प्लस बीटा है, भाई थीटा में क्या है? कुछ जोड़ रहा है, तो भाई ये कोण बड़ा होगा, ये कोण छोटा होगा। तो इस कोण के सामने की भुजा ये क्या है? AB, बड़ी होगी किससे? इस कोण के सामने की भुजा BX से। तो भैया जो AB है वो हमेशा BX से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि भाई ये कंडीशन हमेशा रहेगी। जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा एक आधे इसके सम और प्लस ये वाले एंगल के बराबर आएगा ही आएगा। कहने का मतलब है AB BX से आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The perimeter of a triangle is 22 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना है? 22 सेंटीमीटर है। थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अपोजिट साइड इज ड्रॉन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस? हमारे पास में है भाई, कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, इसका परिमाप हमें मालूम है। कह रहा है भैया इस वर्टेक्स से इसके सामने एक रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक। फिर इस वर्टेक्स से इसके समांतर एक रेखा खींची गई है ऐसे। फिर इस वर्टेक्स से इस रेखा के समांतर, जो तीसरी वाली साइड है, इसके समांतर रेखा खींची गई है एक ऐसे। कह रहा है तो भैया एक हमारा बड़ा सा त्रिभुज बन जाएगा। ये कह रहा है कि भैया इस त्रिभुज का आपको बताना है कि क्षेत्रफल परिमाप कितना होगा। आपसे बोला पेरीमीटर कितना होगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। ये जो तीन लाइनें हमने खींची, एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, इन तीनों लाइनों से जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसका परिमाप कितना होगा। भाई मान लेते हैं यह है ट्रायंगल ए, यह है ट्रायंगल बी, यह है ट्रायंगल सी। अब देखो, अगर मैं भाई कोई दो समांतर रेखाएं इस तरीके से खींचता हूं, ठीक, इस तरीके से मैंने समांतर रेखा खींच दी। एक रेखा मैं यहां से इस तरीके से खींच देता हूं, कोई भी एक रेखा मैंने खींच दी। अब अगर इस रेखा के समांतर अगर कोई मैं रेखा खींचूंगा, इस रेखा के समांतर अगर कोई भी मैं रेखा खींचूंगा, तो एक हमारा क्या बन जाता है? चतुर्भुज बन जाता है। और ये जो चतुर्भुज बनता है ये कैसा बनता है? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज।
इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाती है। अगर भाई एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये एक लाइन कट कर रही है, इसके बाद में क्या कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींच दी। कहने का मतलब ये लाइन भाई जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर है। अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, अगर हमारे पास में चतुर्भुज है और अगर आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, समांतर हों, तो ये हमारा क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब देखो मैंने क्या किया है कि इसके समांतर ये रेखा खींची है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है। और भैया इसके समांतर ये वाली रेखा खींची है, तो इसके समांतर कौन सी रेखा है, ये रेखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। मान लेते हैं ए के सामने की भुजा है ए, तो भैया जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसी तरीके से बात करें तो इस वाले वर्टेक्स से इसके समांतर रेखा खींची गई है ये, और इसके समांतर रेखा खींची गई है ये, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ए के सामने ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लो बी के सामने अगर ये बी है तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, बी। अगर सी के सामने सी है और ये हमारा समांतर चतुर्भुज है तो सी और इसके सामने क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें, भैया ये हमारी समांतर है किसके, इसके, ये वाले के समांतर है भैया ये, तो इसके बराबर हो जाएगा ये और इसके बराबर हो जाएगा ये है बड़ा और ये है भुजा, ये है सी, ये है सी, ये है बी, ये है बी, ये है ए, ये है ए। और अंदर वाले त्रिभुज की भुजा है ए बी सी, बाहर वाले त्रिभुज की भुजा है 2a 2b और 2c। अगर अंदर वाले का परिमाप निकालें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और बाहर वाले का परिमाप निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब है जो अंदर वाले का परिमाप है वो बाहर वाले परिमाप का क्या है, आधा है, या जो बाहर वाला परिमाप है वो अंदर वाले परिमाप का क्या है, 2 गुना है। सवाल में दिया हुआ है भैया अंदर का परिमाप कितना है, अगर अंदर वाले का परिमाप 22 है तो भाई बाहर वाले का परिमाप कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, लेट पी क्यू आर एस बी अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर पी आर एंड क्यू एस। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके डायगोनल पी आर और क्यू एस है। इंटरसेक्ट एट ओ, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। इफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। बना लेते हैं भाई, कह रहा है हमारे पास में ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से बना लिया, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, इस तरीके से है। कह रहा है कि इफ क्यू आर एस ये हमारा कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है का मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसकी भी लंबाई 10 हो जाएगी, इसकी भी लंबाई 10 हो जाएगी, इसकी भी लंबाई 10 हो जाएगी। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल पी आर। ये जो आप डायगोनल बनाओगे पी आर, इसका मान बताना है कि कितना होगा। आसानी से बता सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो अगर हमारे पास में इस तरीके से दिया हुआ है कि ये हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, अगर ये है तो ये भी ये होगा, अगर ये है तो ये भी ये होगा, तो भाई चारों की चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की अगर अगल बगल की भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो हमारा चतुर्भुज हो जाता है कैसा हो जाता है, सम चतुर्भुज, रोम्बस हो जाता है। तो भैया अगर ध्यान से देखो, अगर ये भी 10 है, अगर ये भी 10 है, तो भैया ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो गए तो ये हमारा क्या बन गया, रोम्बस बन गया। रोम्बस बन गया मतलब समचतुर्भुज बन गया। अब देखो अगर आपको ये लंबाई निकालनी है तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो,
कई तरीके से का मतलब कई तरीके से। देखो अब मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूं। ये हमारा हो गया रोम्बस, ठीक। रोम्बस की देखो प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया जो इसके विकर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। सवाल में दिया हुआ है भैया इसकी लंबाई कितनी है 10, तो भैया ये कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5। और सवाल में क्या दिया हुआ है, ये लंबाई है 10। जिस तरीके से ये 5 और ये 5 है, उसी तरीके से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो अगर एक भुजा 5 है, अगर एक भुजा कितनी है 10 है, तो अगर मुझे ये वाली भुजा निकालनी है, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा निकालनी है तो भाई आसानी से निकाल सकते हैं। 90 के सामने कर्ण और एक भुजा मालूम है, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 करोगे कितना आ जाएगा 75। 75 का मतलब कितना हो गया 25 गुणे 3, 5 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5√3। तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 5√3। अगर भैया ये वाली लंबाई 5√3 है तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी 5√3, और यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10√3। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें मालूम है ये हमारा क्या है रोम्बस है, ये हमारा क्या है रोम्बस है, तो रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका विकर्ण होता है ये इस एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका जो ये रोम्बस होता है इस एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देखो भाई मान लो ये आपका 90 है, ये तो आपको मालूम है, और आपको मालूम है ये वाला जो पूरा एंगल होता है इस वाले पूरे एंगल के बराबर होता है। इसी तरीके से ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होता है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये क्या है 90 डिग्री। दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। वैसे भी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। आप किसी को भी पकड़ लो, आप जो भी पकड़ोगे वो सब बराबर बराबर आ जाएंगे। इस ऐसे इसको देखोगे तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे भी देखोगे सब वही आ जाएगा, ठीक भाई। देखो ये 90 है, ये 90 है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है। दो भुजा उनके बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम हो गए। ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब देखो सवाल में दिया हुआ था कि ये 10 है, ये 10 है और ये वाली भुजा 10 है। अगर भैया ये हमारा समबाहु त्रिभुज है तो ये भी कोण 60 का होगा, ये भी कोण 60 का होगा, ये भी कोण कितने का होगा, 60 का होगा। तो भैया ये वाला जो कोण है कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो मैं फिर से बना रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज। इसमें ये कोण कितने का हो गया, 60 का हो गया। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और भैया इसका और इसका योग कितना होता है, 180। अगर ये 60 है तो भैया ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये लाइन मिला दोगे तो भैया इस वाले कोण को भी आधा करेगी, इस वाले कोण को भी आधा करेगी। ये कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30। और एक बात और याद रखना कि अगर आपके पास में कोई एक ट्रायंगल मिलता है जिसमें ये एंगल है 120, ये एंगल है 30 और ये एंगल है 30, तो भैया 30 के सामने अगर भुजा ए है, 30 के सामने अगर भुजा ए है, तो भैया 120 के सामने भुजा कितनी हो जाती है, a√3 हो जाती है। अब देखो भैया हमें मालूम चल गया है कि ये 10 है और ये समचतुर्भुज है, तो भैया ये भी 10 हो जाएगा। 30 के सामने 10, 30 के सामने 10, तो 120 के सामने इसकी लंबाई निकालनी थी, कितनी हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास में कॉन्सेप्ट का इंफॉर्मेशन है, अगर हमें इंफॉर्मेशन है, हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, तो सवाल को कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, the sides AD BC of a trapezium ABCD are parallel and diagonal AC and BD meet at O. If the area of triangle AOB is 3 cm square and the area of triangle BDC is 8 cm square, then what is the area of triangle AOD? भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस पे जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत बढ़िया। देखो अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो ये हमारा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि भैया आमने सामने की दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समांतर होती हैं और बराबर नहीं होती, और ये दो भुजाएं समांतर नहीं होती।
तो कह रहा है साइड एडी, ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये है सी। कह रहा है एडी और बीसी कैसी हैं? समांतर हैं। एसी और बीडी ये दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बराबर दिया हुआ है 3, इसका एरिया दिया हुआ है 3। एंड द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, ये जो पूरा पूरा बीडीसी है, इस पूरे का जो एरिया दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी, इस वाले का एरिया पूछा जा रहा है कितना होगा। देखो भाई कैसे करेंगे, बढ़िया सवाल है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास में कोई ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का जो डायगोनल होता है इस तरीके से कट करता है। तो भैया डायगोनल के भैया ये वाला जो हिस्सा है इधर ये वाला और इधर जो ये वाला है, इन दोनों में जो एरिया होते हैं ये एग्जैक्टली बराबर होते हैं। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। अगर भैया ये 3 है तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे होगा। टोटल में दिया हुआ है 5 है, अगर ये 3 हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं इस तरीके से। अगर हम बात करें ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये हमारी एक भुजा है। अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। मैंने कहा कि भाई बराबर है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम भी तो होना चाहिए कि बराबर है कि नहीं। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूं तो देखो क्या आ जाएगा? बेस और हाइट, यहां से इस पे हाइट डाल दो। बेस ये है और हाइट मान लो कितनी है? h है। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। मान लो इसकी हाइट है h और ये जो वैल्यू है ये है x, तो इसका जो एरिया आ जाएगा 1/2 h इंटू एक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1/2 h इंटू एक्स आ जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल BDC की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो भैया ये हमारा बेस है। अगर यहां से हाइट डालोगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? इक्वल। जो यहां पर हाइट है वही हाइट आपकी कहां पर हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी। कहने का मतलब भैया BDC का एरिया अगर निकालूं, इसको A माना था, इसको B माना था, इसको C, तो भैया ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया प्लस ये एरिया मतलब B प्लस C। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 h इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस सी के, तो भैया b से b कट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा? c के। यही तो मैंने बोला, अगर इसका एरिया 3 है तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अगर इसका एरिया कितना है? 3 और अगर इसका एरिया कितना है? 5। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करूं, अगर हमारे पास में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इस तरीके से कोई एक त्रिभुज है, अगर मैं यहां से इसको मिला देता हूं, अगर ये x है, अगर ये y है, अगर इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है, तो भैया a1 अपॉन a2 बराबर होता है x अपॉन y। इस तरीके से जो भैया एरिया का रेशियो होगा वही आपके किसका रेशियो होगा? बेस का भी रेशियो होगा। भाई देखो ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल। तो भैया एक शीर्ष से ये लाइन खींच दी गई, तो भैया जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में क्या होना चाहिए? एरिया। इसका एरिया है 3, इसका एरिया है 5। अगर मैं अनुपात निकालूंगा, क्या निकालूंगा? अनुपात निकालूंगा। इसका एरिया 3, इसका एरिया 5, तो 3/5। तो भैया जो भुजा का एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5। तो जो भुजा का अनुपात भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3:5। कहने का मतलब अगर इसकी भुजा 3 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में ये 2 पैरेलल लाइंस है, एक रेखा ये जा रही है और एक ये रेखा ये जा रही है, तो देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो भैया ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अगर मैं संगत भुजाओं की बात करूं तो भैया इसमें अल्फा के सामने भुजा ये है और इसमें अल्फा के सामने भुजा ये है।
अभी मैंने बोला अगर ये वाली भुजा कितनी है 3, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 5। अल्फा के सामने अगर भुजा 3 है तो भैया यहां पे भुजा कितनी दिखा रहा है 5। अभी मैंने बताया ना भाई, एरिया रेशियो में भुजा को बांट दिया। अगर ये भुजा 3 है तो ये भुजा 5 है। कहने का मतलब ये भुजा 3 है तो ये भुजा क्या है 5। और त्रिभुज के अगर तीनों के तीनों कोण आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। कभी भी हमारा ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम में जो डायगोनल होते हैं, ये त्रिभुज में दो त्रिभुज, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये हमेशा कैसे होते हैं सिमिलर होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। और ये जो दो त्रिभुज होते हैं इनका एरिया हमेशा आपस में बराबर होता है। और समरूप त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई जिस रेशियो में इसका भुजा होता है, इसके स्क्वायर के रेशियो में इनका क्या होता है एरिया होता है। भैया अगर इसकी भुजा का अनुपात कितना है 3/5, तो भैया इसके एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो अगर मैं A1/A2 की बात करूं, A1/A2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा भैया 9/25 हो जाएगा। सवाल में भैया इसका मान दे रखा है, नीचे वाले का एरिया भी हम लोगों ने निकाल लिया कितना है 5 है, तो इसका मान दे रखा है कितना है 5 है। इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से काट दोगे 5 बचे कितना हो जाएगा 25। 9/5 का मतलब हो गया 5 × 5, 5 × 40, 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया भाई सभी को। तो भाई ट्रेपीजियम में बहुत मस्त कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अगर ये हमारा ट्रेपीजियम है तो इसके डायगोनल से 4 त्रिभुज बनते हैं। ये और ये त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों का एरिया आपस में क्या होता है बराबर होता है। बात समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, P and Q be parallel. Consider 2 points B and C on line P and 2 points D and E on line Q. कह रहा है P और Q दो पैरेलल लाइंस हैं। ये भाई एक लाइन है P और एक लाइन है Q। कह रहा है कंसीडर 2 पॉइंट्स B एंड C ऑन लाइन P। कह रहा है भैया यहां पे एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C, इस तरीके से। एंड 2 पॉइंट्स D एंड E ऑन Q। कह रहा है D और E किस पे हैं Q पे हैं, इस तरीके से। द लाइन थ्रू B एंड E, लाइन थ्रू B एंड E, अगर B और E को मिलाओगे तो एक ही लाइन बनेगी। इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू C एंड D, C और D को मिलाओगे तो भाई ये वाली लाइन बनेगी। एट A पर काट रहे हैं इस तरीके से। इन बिटवीन टू लाइन्स P एंड Q, P और Q के बीच में ही काट रहे हैं भाई, सही लिखा हुआ है। इफ AC अपॉन CD, कह रहा है भैया ये है AC और भैया क्या कह रहा है AD, AC अपॉन AD। कह रहा है भैया अगर ये 4 है तो भैया ये कितना है 9, AC अपॉन AD। भाई इस तरीके से दे रहा है AC अपॉन AD बराबर कितना है 4/9। कहने का मतलब अगर AC का मान 4 है तो AD का मान कितना है 9। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कह रहा भैया ABC इसका एरिया टू दैट ऑफ ट्रायंगल ADE, इसके एरिया के बीच में क्या रेशियो आएगा। देखो अगर भैया ये लाइन और ये लाइन कैसी है समांतर, अगर ये एक रेखा इनको कट कर रही है तो ये क्या है तिर्यक रेखा, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर मान लो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। फिर से त्रिभुज के भाई तीनों के तीनों कोण क्या हो गए बराबर हो गए, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा समरूप हो जाएगा। भैया इस वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने की भुजा है 4 और इस वाले में अल्फा के सामने की भुजा कितनी है 9। तो भैया अगर भुजा के अनुपात की बात करें तो कितना हो गया 4/9। ये क्या हो गया साइड का रेशियो। अगर मुझे इसका एरिया A1 मालूम है, इसका एरिया A2 मालूम है, अगर मुझे A1 अपॉन A2 निकालना है तो भैया जो भुजा का अनुपात आता है इसका हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं।
तो हमारा क्या मिल जाता है, एरिया का अनुपात आ जाता है। कहने का मतलब A1 अपॉन A2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 9 9 कितना आ जाएगा 81। A1 अनुपात A2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16 अनुपात 81। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। द डायगोनल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, कह रहा है भैया जो इसके डायगोनल है ये 1:2 के अनुपात में है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कह रहा है भैया समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होगा। देखो इसमें दो चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास में ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो और पैरेललोग्राम की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, तो भैया ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। और रोम्बस में भाई हमारा क्या प्रॉपर्टी होता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। एक भाई छोटा होगा, एक बड़ा होगा। कह रहा है अगर इसका और इसका अनुपात दिया हुआ है, अगर इसकी भुजा 1 है तो इसकी भुजा कितनी है, 2 है। अगर इसकी भुजा 1 है और अगर इसकी भुजा 2 है तो टोटल कितना हो गया, 3। लेकिन सवाल में टोटल कितना दिया हुआ है, दोनों का योग। भाई इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, टोटल लंबाई कितनी हो गई, 3 हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल में टोटल लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कहने का मतलब 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। अगर 1 का मान 4 के बराबर है तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। भैया एक लेंथ है हमारी 1, दूसरी लेंथ है 8, तो भैया एक डायगोनल की लंबाई हो जाएगी 4 और एक डायगोनल की लंबाई हो जाएगी 8। अगर किसी भी रोम्बस में अगर आपको दोनों डायगोनल मालूम है, अगर रोम्बस में आपको दोनों डायगोनल मालूम है, एक आपको मालूम है D1 और एक मालूम है आपको D2, तो भैया जो इसका एरिया होता है ये होता है 1/2 D1 इंटू D2। किसी रोम्बस का एरिया निकालना है तो होता है 1/2 D1 इंटू D2। या कोई भी चतुर्भुज, हमारे पास में कोई भी चतुर्भुज है इस तरीके से, अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, किस पे 90 डिग्री पर काटते हैं, अगर इसकी लंबाई है D1 और इसकी लंबाई है D2, तो भैया इसका एरिया हमेशा हो जाता है 1/2 D1 इंटू D2। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो चतुर्भुज का एरिया हमेशा क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स D1 इंटू D2। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब भैया अगर आपको दोनों विकर्ण मालूम है और अगर आपको एरिया निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो भाई बस यही फॉर्मूला लगा दो, 1/2 टाइम्स D1, 1 का मान है 4, D2 1 का मान है 8, 8 चौको 32, 32 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Suppose P, Q and R are the midpoints of sides of a triangle of area 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है भैया P, Q, R किसी एक ऐसे त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं जिनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मान लो भाई ये हमारा कोई एक त्रिभुज है जिसका एरिया दे रखा है 128 सेंटीमीटर, तो इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है Q, ये दिया हुआ है R, इस तरीके से दिया हुआ है। If a triangle ABC is drawn by joining the midpoints of sides of triangle PQR, कह रहा है भैया PQR को मिला के एक ट्रायंगल बना दिया गया है और कह रहा है ABC कैसा बनाया जा रहा है, अगर भैया PQR के भी मिड पॉइंट्स को मिलाकर इसको इस तरीके से मिलाकर बनाया जा रहा है ABC, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ABC। भैया हमको बताना है कि ABC का एरिया कितना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमारे पास में कोई एक त्रिभुज है और अगर इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मालूम है, अगर इनको मिलाते हैं, अगर इसका एरिया A होता है तो ये भी A होता है, ये भी A होता है और ये भी क्या होता है, A होता है, और इस तरीके से है। तो भाई देखो भाई इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया भाई, मिड पॉइंट्स को मिला, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर मैं इसका एरिया मान लेता हूं A, तो भैया ये भी कितना हो जाएगा A, ये भी कितना हो जाएगा A, ये भी कितना हो जाएगा A हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 4a। अगर ये 4a है तो भैया ये भी कितना हो जाएगा 4a, ये भी कितना हो जाएगा 4a, और ये भी कितना हो जाएगा 4a। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16। अगर अंदर वाले का एरिया ए है, अगर ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका एरिया ए है, तो ये जो पी क्यू आर बनना है इसका एरिया कितना है 4 है। और बड़ा वाला जो ये वाला ट्रायंगल है जिसके बारे में हमें नहीं दिया गया भाई, अंदर वाला हो गया ए बी सी, बाहर वाला हो गया पी क्यू आर, मान लो ये है एक्स वाई जेड। अगर मैं एक्स वाई जेड की बात करूं तो एक्स वाई जेड का एरिया कितना हो जाएगा 4a 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 4a, कितना हो जाएगा 16a। सवाल में भाई बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 16 है, इसका मान दे का कितना है भैया 128 है। आपको किसका एरिया निकालना है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, आपको a का मान निकालना है। तो भाई 16 से भाग दे दो, 16 8 कितना होता है 128, तो a का मान कितना आ जाएगा 8। जो अंदर वाला एरिया है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जो बाहर वाला ट्रायंगल का एरिया है उसका 1/4 हो जाएगा ये, तो भैया पहले क्या करो 128/4 कर दो, और जो ये एरिया आएगा इसका भी क्या हो जाएगा 1/4, ये वाला हो जाएगा, तो इसका भी 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा 128/16 आ जाएगा। तो भैया ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। कहने का मतलब जो अंदर वाला है इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ABC is a triangle right angled at B if AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 10 सेंटीमीटर, then what is the length of perpendicular drawn from the vertex B to the hypotenuse। कह रहा है भाई ABC हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। थोड़ा सा सही बना लेते हैं, AB छोटा है BC बड़ा है, इस तरीके से। कह रहा है भैया ये 5 है ये 10 है। कह रहा है ABC is a triangle right angle at B, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, then what is the length of the perpendicular drawn from the vertex B। इससे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है कहां पर, टू द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहां पर है ये, इसकी आपको लंबाई बतानी है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, तो भैया हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का एरिया दो तरीके से निकालते हैं। एक तो भैया ये हो जाएगा 1/2 5 × 10 बराबर, अगर मान लो इसकी लंबाई निकालनी है ये है P, तो भैया अगर हम इसको बेस माने तो भैया इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/2 P इंटू हाइपोटेनस AC। कहने का मतलब 1/2 से 1/2 कट जाएगा। कहने का मतलब ये गुणे ये बराबर होता है ये गुणे इससे इस पे लंब। अगर आपको AC का मान मालूम चल जाए तो P का मान मालूम चल जाएगा। अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है तो भाई तीसरी भुजा आसानी से निकल जाएगी। ये है 10, ये है 5, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 + 25 कितना हो गया 125, मतलब 25 × 5 का वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5√5, कितना हो जाएगा 5√5। अब देखो AC का मान मालूम है, इसका मान मालूम है, तो ये हो गया 5 × 10 बराबर P, जिसका मान निकालना है। AC का मान कितना है 5√5। ये भाई 5 से ये 5 कट जाएगा। इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5, और भैया अगर इस √5 से काटोगे तो ये भी रूट कट के कितना बच जाएगा 5, तो P का मान कितना हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसको हम लोग सिमिलरिटी से भी निकाल सकते थे, बट सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If the length of a hypotenuse of a right angle triangle is 10 centimeter, then what is the maximum area of such a right angle triangle? हमको कह रहा है कि भैया एक हमारे पास में समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये है A, ये है B और ये क्या कह रहा है 10। कह रहा है भैया इसका एरिया अधिकतम होना चाहिए। भाई इसका एरिया क्या होता है 1/2 A × B, क्या होता है A × B। अगर मुझे इसका एरिया क्या करना है अधिकतम करना है,
तो मुझे भैया a इंटू बी का मान क्या करना होगा, अधिकतम करना होगा। अगर भैया दो संख्याओं का गुणनफल हमें अधिकतम करना है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें क्या करना है, अधिकतम करना है। a और b के कुछ मान होंगे भाई, a और b का क्या कुछ मान होगा। अगर इनके मान को हमें क्या करना है, अधिकतम करना है, तो ये जनरली हमेशा उसी केस पे होते हैं जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो इनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कंडीशन क्या होती है कि भैया अगर हमारा a प्लस बी का मान क्या है, फिक्स है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया अगर a इंटू बी का मान हमें चाहिए मैक्सिमम, तो भैया a और b को क्या ले लेना होता है, बराबर लेना होता है। इस केस में जो आपका एरिया मिलता है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। अब देखो इसको हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। अगर मान लो ये 10 है तो भाई हम दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ले लेते हैं भैया, अगर ये 6 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो ये भी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो भैया 6 और 8 कितना हो गया, 48। 48 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसका एरिया कितना आ गया, 24। कब, जब a और b का मान अलग अलग लिया है। ये क्या है, a और b का मान अलग अलग लिया है, तो भैया हमारा एरिया कितना आ गया, 24 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि भैया इस तरीके से करते हैं कि भैया ये है 10 और जितना ये है उतना ये ले लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो भैया अगर ये a है, अगर ये a है और अगर ये 90 डिग्री है तो भैया ये किसके बराबर होता है, ये वाला a रूट 2 के बराबर होता है। और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर। a का मान कितना आ जाएगा, 5 रूट 2 के बराबर आ जाएगा। 5 रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10। a का मान कितना हो गया, 5 रूट 2। अब अगर मैं एरिया निकालता हूं सेम तरीके से तो 1/2, 5 रूट 2 ये एक भुजा और 5 रूट 2 ये दूसरी भुजा। देखो ये रूट 2 ये रूट 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, इससे कट जाएगा। और 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और भी कर सकते हो भाई, और भी आप वैल्यू ले लेके चेक कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे भाई 6 और 8 लिया, ये दोनों का मान अलग अलग लिया तो एरिया क्या आ गया, कम आ गया। अगर दोनों का मान बराबर बराबर ले लिया तो एरिया क्या आ गया, ज्यादा आ गया। हमेशा आपको याद रखना होता है कि कभी भी अगर आपसे सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो जनरली ऐसा होता है कि जब चीजें इक्वल होती हैं, बराबर बराबर होती हैं, उसी जगह पे या तो आपको मैक्सिमम मिलता है, उसी जगह पे या तो आपको मिनिमम मिलता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हमें एरिया भी बताना था कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा। मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। ये विकर्ण है, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों का मान कितना हो गया, 5 रूट 2 और एरिया कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी समझ में आ रहा है भाई, 25 से कम 10, भाई 25 तो हम निकाल ही चुके, 50 तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, 50 तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। और 100 सेंटीमीटर तो बात ही अलग होगी। 100 सेंटीमीटर तो अगर भाई ये 10 होता, अगर ये भी 10 होता तो तभी भी कितना आता। मान लो अगर ये 10 है, मैं कहता हूं ये भी 10 होता और ये भी 10 होता, मैक्सिमम ये 10 और ये 10 होता, तो भी इसका एरिया कैसे होता, 1/2, 10 इंटू 10। तो कहां पर पहुंचते, 50 पे पहुंचते। लेकिन 50 इम्पॉसिबल है भाई, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक, 50 भी इम्पॉसिबल है, 100 भी इम्पॉसिबल है, और 25 हम निकाल चुके हैं तो 10 आंसर हो गई नहीं। हमारे सवाल का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये 10 पॉसिबल ही नहीं, ये 10 पॉसिबल ही नहीं। ठीक, अगर 10 पॉसिबल नहीं है तो भाई 50 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, और सवाल में दिया 50 तो हो ही नहीं पाएगा किसी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If one side of a right angle triangle with all sides integers is 15 सेंटीमीटर, भाई ये with all sides integer इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then what is the maximum perimeter of triangle? भाई ये तो बहुत मस्त सवाल हो गया। वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कह रहा भैया एक हमारे पास में क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से कह रहा है सभी की सभी भुजाएं हमारी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 पूर्णांक नंबर है। कह रहा है वन साइड, एक साइड हमारा 15 है। भाई हमेशा छोटी वाली ही भुजा को 15 लो, कर्ण को छोटा ले लोगे तो भाई परिमाप और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परिमाप को आपको मैक्सिमम करना है, पेरीमीटर को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो भाई ये छोटी वाली भुजा मान ली, मैंने क्या मान ली कि ये सबसे छोटी भुजा है, बाकी जो दो भुजाएं होंगी वो इससे क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो हमें बताना है कि भैया ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, कई सारे त्रिभुज बन सकते होंगे,
तो हमें बताना है कि भैया इसका मैक्सिमम परिमाप कितना हो सकता है। अगर मैंने एक भुजा क्या कर दी फिक्स, कितनी 15, तो अब हमें अधिकतम परिमाप वाला त्रिभुज बनाना है। अगर हमारा क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक भुजा 15 होना चाहिए और जो हमारा त्रिभुज होना चाहिए समकोण होना चाहिए, और जो सारी की सारी भुजाएं होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो कोई लिमिट नहीं, अगर इंटीजर नहीं है तो कोई लिमिट नहीं, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, इंटीजर ही रखना है। अब देखो, अगर मान लो ये भुजा है ए भुजा है बी, अगर ये भुजा है सी, तो आपको मालूम होगा कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर को इस तरफ लेकर जाऊं तो भैया ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, सवाल में ए का मान दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर देता हूं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये हो गया भैया सी प्लस बी और सी माइनस बी। कहने का मतलब एक भुजा जो हमें मालूम है वो यहां पर हो गया उसका स्क्वायर, ये बाकी दो भुजाओं का अंतर, और ये बाकी दो भुजाओं का योग और बाकी दो भुजाओं का क्या है, अंतर। देखो हमें एक भुजा पहले से मालूम है कितनी है, 15 है। हमें अगर परिमाप को क्या करना है, बढ़ाना है, तो ये जो बाकी दो भुजाएं बची हैं और इनका योग है, भाई हमें परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ए हमें पहले से मालूम है, अगर इसको हमें अधिकतम करना है तो ये जो b प्लस सी का मान है इसी को तो हमको बढ़ाना होगा, इसको हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और इतना बड़ा करना होगा कि भाई हमारा ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल बने, b और c के मान इंटीजर भी आए और परिमाप भी हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो देखो यहां पे एक नंबर है, यहां पे एक नंबर है, इन दोनों का क्या है, आपस में गुणा है। तो भैया इसको भी हम लोग 2 नंबर में ब्रेक करें। कंडीशन हमें क्या रखनी है कि भैया c प्लस बी को अधिकतम रखना है। c प्लस बी को क्या रखना है, अधिकतम। भैया हमें परिमाप को बड़ा रखना है तो b प्लस सी क्या रखना है, मैक्सिमम। तो भैया यहां पे भी b प्लस सी को क्या रखना है, मैक्सिमम। भैया इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं, एक हो गया 225 और एक हो गया गुणे 1। यहां पे भी अगर मैं इसको 225 कर दूं और गुणे 1 कर दूं तो भैया c प्लस बी का अधिकतम मान 225 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, कि इससे ज्यादा भी जा सकता है। हमें b प्लस सी के मान को अधिकतम करना था, बस इसी पे फोकस रखा। मैंने ये कर दिया भैया अधिकतम, इसको 2 फैक्टर में ब्रेक किया, 225 और 1। बाकी फैक्टर ब्रेक करोगे तो ये 15 का स्क्वायर है, ये हो गया 15 गुणे 15, 3 अगर यहां से निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 45 और गुणे 5 हो जाएगा, या 75 गुणे 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको ब्रेक करते हुए चले जाओगे। लेकिन भैया हमें इसको मैक्सिमम करना था तो हमने 225 गुणे 1 कर दिया। अब 225 गुणे 1 करने से भैया b प्लस सी का मान क्या आ गया, अधिकतम आ गया। अगर ये b प्लस सी का मान हो गया तो ये क्या हो गया, c माइनस बी का मान हो गया, मतलब ये c प्लस बी और ये c माइनस बी। हमें ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जो b और c की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए। अगर ये c प्लस बी का मान है, ये क्या है, c प्लस बी का मान कितना हो गया 225 और c माइनस बी का मान कितना हो गया 1। तो क्या भाई हम b और c की वैल्यू निकाल लें, निकाल के देखते हैं भाई कैसे। अगर c का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 226, उसका आधा करो, कितना हो जाएगा 1 1 3। अगर c का मान 113 है तो b का मान भाई इससे एक छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। देखो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 225, दोनों को घटाओगे कितना आ जाएगा 1। और अगर 15 112 113 की बात करें तो ये हमारे क्या हो जा रहा है, ट्रिपलेट हो जा रहा है। आप रख के देख लो भाई, सेटिस्फाई हो रहा है। ये हो गया 225, ये हो गया 1, 225 का स्क्वायर इसके बराबर हो गया। तो भैया हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ये सारी की सारी भुजाएं हमारी कैसी आ गई, इंटीजर भी आ गई। अगर हमें परिमाप निकालना है तो b प्लस सी का मान पहले से मालूम है कितना है 215, a का मान मालूम है कितना है 15। तो भैया 225 और 15 को अगर जोड़ दें तो भैया हमारा परिमाप कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। कहने का मतलब भैया जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का जो अधिकतम परिमाप हो जाएगा कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही मस्त सवाल था और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से जो ये वाला मैंने लिखा है कि a स्क्वायर बराबर, भाई इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर c प्लस बी सी माइनस बी। इसी से अगर हमारे पास में एक त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं होती हैं, अगर हमें यह चेक करना होता है कि त्रिभुज हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो भैया इसमें रख के हम आसानी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं समकोण त्रिभुज है कि नहीं। यहां पे वो वाली वैल्यू लेंगे जिसका हमें स्क्वायर निकालना इजी होगा। स्क्वायर निकालना क्या होगा, इजी होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 11 60 61,
हमें ये चेक करना है कि भैया ये हमारा समकोण त्रिभुज है कि नहीं। मैं कहूंगा भैया इसका भी स्क्वायर निकालना आसान है, इसका भी स्क्वायर निकालना आसान है। ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है, तो भैया ये सी हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी, ये हमारा हाइपोटेनस होता है। हमेशा याद रखना सी क्या होता है, हाइपोटेनस। एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार दोनों को घटाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसमें से घटाना तो आसान है, जोड़ना भी आसान है। कितना है, 121। तो भैया बी मान लो 60, सी मान लो 61। तो भैया 61 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 121। और इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, 1। और भैया 11 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 121। भैया अगर 121 के बराबर आ गया, कहने का मतलब इससे हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरीके से कोई भी ट्रायंगल हमारे पास में दिया है, अगर हमें यह चेक करना है कि उससे समकोण त्रिभुज बनना है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है कि नहीं, भैया इस तरीके से हम उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो भाई ये 2019 सेकंड पेपर में सीडीएस में जितने भी सवाल आए थे ट्रायंगल से रिलेटेड, वो सारे के सारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और भी जो आपके सर्कल के सवाल हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और भी जो पेपर में एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए लेकिन बस इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, गुड नाइट।